मैं ये सजेस्ट करती होती हूँ क्लाइंट्स को भी और जनरली पॉडकास्ट में भी, आपको ऑटोमेशन आनी चाहिए, आपको ऑटोमेट करना है। आपके पास अगर हाउस हेल्प नहीं है तो आपको रूटीन और ऑर्गेनाइज होना सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास हाउस हेल्प है, उसको आपने सिखा दिया, अब आपने डेलीगेट कर दिया काम। बिल्कुल जैसे आप ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वैसे ही आप घर पे भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन हर किसी को ना अपना हिस्सा खुद अकाउंटेबल होके करना चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो वो बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ करेंगे, लाइक अच्छा मैं सुबह की बात में एक चीज ऐड करूंगी, ये वाले काम में कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं होता। ये एक रूटीन है कि अंडा नहीं, नाश्ता नहीं दिया। वो मुझे लगता है ये भी मैंने बहुत कम देखा है कि वो शुक्रिया अदा करें कि यू मेड दिस फॉर मी, लाइक तुमने एफर्ट की। अच्छा मैं एक चीज इसमें ऐड करूं, जैसे कि अक्सर ख़वातीन, देखिए हम ख़वातीन की बात नहीं करें, ओवरऑल एक जनरल बात करें, सोच की बात करें। किसी को वो नहीं करें कि हम औरतें तो हम औरतों को सपोर्ट करिए, मर्दों को नहीं करिए। लेकिन एक बड़े मज़े की बात मैं बताऊं कि हमारी 2 मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक वो है कि हम औरतें अपने बच्चों की हर चीज़ अपने शौहर से छुपाती हैं। 80% हमारी ख़वातीन ऐसे घरों में मौजूद हैं, अगर उनके बच्चे कोई बहुत बड़ी, इनफैक्ट वो पसंद भी किसी से कर रहे हैं कि मुझे ये बहुत लड़का पसंद है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो बाकायदा माँ पहले एक ड्रामा क्रिएट करेगी अपने शौहर को बताने के लिए, ठीक है, डर के कि तुम्हारे बाबा ये कर देंगे। वो बेचारी पूरी स्क्रिप्ट लिखती है कि मैं प्रेजेंट कैसे करूं कि मान जाए। मैंने, क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि एक बाप को बताने के लिए, जब उस बाप को शुरू दिन से उस रिश्ते के बारे में या किसी भी मैटर के बारे में सच पता ही नहीं है, कि अगर एक बच्चे को ट्रिप पे जाना है, एक इटली जाना है, कि भाई यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे किसी वजह से इटली जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन माँ वो नहीं बताएगी बाप को कि घूमने जा रहे हैं, वो कहेगी नहीं वो फलाना चैप्टर था उसको स्टडी करने के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है तो आप पैसे दे दें। तो जब वो कहते हैं ना कि हम पे इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, अब जब वहाँ कुछ होगा और जब भांडा फुटेगा तो फिर आपका गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखें, आपका ट्रांसपेरेंट रखें। आपका हस्बैंड भी, जब आप कहते हैं ना कि कसूरवार है, हमारी परवरिश का हिस्सा है, तो दोनों हैं। आप अपने बच्चों को ये बेशक कह दें कि ठीक है मैंने अपने आपके बाबा को नहीं बताना। माइंड मुझे कभी जिंदगी नहीं, मैं तो हम बच्चों ने जिंदगी भर अम्मी ने डराया तुम्हारा बाप आएगा, मैं बताती हूँ। मैंने कहा भाई खुद डांट ली है, कुछ चुपेड़े भी लगा लिए, अब अब्बू के भी, क्योंकि वो ये इसलिए रिंग में 2 बंदे उतर रहे हैं, क्योंकि अब्बा ना ताली मारी, एक उतरा दूसरे ने कूटा। मधिया बाप ना, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा। अच्छा वैसे मेरे अबू ने भी नहीं मारा, बेचारे मेरे अबू सारे शोज देखते हैं कभी, लेकिन मेरे अबू की आंखें काफी आंखें एग्जैक्टली मेरी अम्मी ये कहती थी आज तुम्हारे पापा आएंगे तो लगता था कि आज तो हमने बहुत कुछ इतना बड़ा कर दिया है कि इस मामले में अब अब्बू आ जाएंगे। और पापा का सिर्फ एक अल्फाज, अम्मिया इंसान बन जाओ। ये अल्फाज ऐसा होता था, लगता था अम्मी की सारी चपेड़े, सारे जूते, हैंगर, लाते सब एक तरफ। कॉल मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम। शिकागो से कॉलर जी हमारे साथ। जी सर, डॉक्टर शिकारपुर से माफ कीजिए, शिकारपुर से शिकार माफ इंशाल्लाह शिकागो भी जाएंगे आप। मेरे कान में आवाज गलत आई जी। शिकागो से शिकारपुर आवाज कान में आई थी हेलो जी। सर टीवी बंद कर दें सर। जी आप मुझसे बात करें ना, टीवी बंद कर दें। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा ये मैं चाह रहा था कि जो तरबियत में सिर्फ माँ का कसूर नहीं है, इसमें बाप की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और दूसरे सारे फैक्टर भी है, जैसे सोशल फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर है और एथिकल वैल्यूज है। आजकल बच्चों को हम तालीम तो देते हैं स्कूल की उसकी, लेकिन ये नहीं सिखाते कि माशरे में कैसे उठना बैठना है, किसके साथ बिहेव करना है, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो इसमें अहम बात है वो उसकी सेहत की है, बच्चे की। अगर उसकी सेहत सही होगी, जैसे उसकी न्यूट्रिशन है और उसके अलावा उसकी वैक्सीनेशन है, उससे बीमारियों से बचाना है। और दूसरा प्लानिंग नहीं है हमारे लोगों में कि कितने बच्चे होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर 8 बच्चे होंगे तो उनकी तरबियत में फर्क होगा, अगर उनके 2 या 3 बच्चे होंगे तो वो उसकी तरबियत अच्छी कर सकेंगे। हनीफ साहब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि देखिए कि मुझे एक छोटे शहर से मुझे कॉलर का फोन आया और वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि वो मैं कहते हैं ना कि अगर शिकागो में बैठा हुआ पाकिस्तानी बंदा वो ये बात नहीं कर सकता जो आपने बात की थी। इतनी आप बादशाह हैं। सर मुझे बताएं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं?
जी मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन वो बड़े हैं अच्छा, माशाल्लाह। अभी तो ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो तरबियत जो है वो सिर्फ इसका माँ का उसमें नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादा जोर जो है ना उसमें दीनी तालीम जो है, दीनी तालीम की कमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के 6 साल के, वो आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपको कलमा पढ़ना आता है? तो वो कहते हैं कि अभी हमने कलमा सीखा ही नहीं है। तो ये माँ बाप का कसूर है कि वो उसको बचपन से ये भी तालीम दे दें। और उसके अलावा ये जो न्यूट्रिशनल जो हेल्थ का मामला है, ये सबसे अहम है। अगर बच्चा मेंटली फिजिकली फिट होगा तो उसकी तरबियत अच्छी होगी, और उसमें माँ का भी हाथ है जरूर और बाप का भी है। जैसे शुरू से माहौल कैसे देते अगर हमारे यहाँ जो है माँ इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग को अहमियत नहीं देती है। वो कहती है कि इसका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फजूल है। उसके बाद जो उनकी एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वो पूरी नहीं होती है। और उसकी जो और उसमें बाप को चाहिए कि बच्चे को कम से कम थोड़ा टाइम दे, उसकी बात सुने, उनके प्रॉब्लम क्या है, उसके स्कूल में मसाइल क्या है, वो किस बात से डरता है, बिल्कुल कौन बिल्कुल सी बात उसको अच्छी लगती है बिल्कुल। घर में। तो बहुत सारे मतलब ये फैक्टर हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इन बातों पे अगर ये तो आप हम बैठ के सर आपने बहुत टीवी में अच्छी बात की और आपने बड़ी जबरदस्त बात की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं एक बात ऐड करूं, मैं शिकारपुर जाती हूं, मैंने शिकारपुर में इतने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, क्योंकि शिकारपुर सिंध का एक वाहिद ऐसा शहर था जिसमें सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थी। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं और मैं रिलेट करती हूँ कि वहाँ पे हर कोई बहुत लिटरेट है। हाँ, वो आज जिनसे बात करके आई एक चीज मैं बता दूं, बात की। हर लिटरेट पर्सन ना इतना बाशऊर नहीं है। इन्होंने एक जो बात कही कि औरत को सुनना चाहिए, ओवरलैप हो रहा जी। ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवाती है तो उसको खुद भी कमी होती है, जिसको पूरा करना होता है वो हस्बैंड की जिम्मेदारी। कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने एक जुमले में बोल दी हैं। ये बात कोई हम समझ, अच्छा हमारे यहाँ तो देखिए बहुत सारे हम मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज तो हम समझ नहीं पाते। कुछ खवातीन जो हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से, बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से अपने बच्चों को फीड नहीं करवा पाती। ये मैंने एक बार पहले भी शो में बात की थी, और उसमें भी हम समहाउ कहते हैं कि जी इसमें माँ का ही कसूर है, क्योंकि तुम ये करवाना नहीं चाहती, वरना ऐसा हो। हम मेडिकल जो इश्यूज हैं पीछे कि हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो माँ जो है ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि मैंने तो ये तक सुना था कि तुमने शायद अपने पास में कुछ अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें ऑपरेशन हो गया। यार ऐसे बच्चे माय गॉड, देखिए मदिया देखो ऐसे बच्चे भी हैं। और मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को भी। खुदा न खास्ता की सूरत में बाज़-औक़ात क्या होता है, आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है लेकिन आपके पास व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं पहुंची आपको अस्पताल ले जाने के लिए, आपकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने व्हील चेयर में बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है, या एम्बुलेंस में, रिक्शा में, और वो गाड़ियों में तो नॉर्मल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो बच्चे को अगर हाइपोक्सिया हो गया, उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिली दिमाग को, तो वो बच्चा एक सीपी चाइल्ड हो सकता है। उसके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता की सूरत में अनफॉर्चुनेट डिजीज या कंडीशन हो सकता है। दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से कौन संभालता है उसको? अब वो बच्चा अगर मफलूज है, अपाहिज है, मेंटली नहीं है कैपेबल, अपना सर उठाने लायक नहीं रहा, वो माँ गोद में उठाए फिरती है, कहाँ वो बाप, कहाँ वो, कौन जिम्मेदार है? वो गाड़ी देर से पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार है जो माँ को गाइड नहीं कर सका कि तुम्हें लेबर पेन्स का किस तरह से बताना है? जैसे भी आपने बात की ना, वो जो उन्होंने सी सेक्शन के बारे से बात की, सो वाकई मैंने देखा है कि सी सेक्शन और दिमाग में जैसे व्हेन आई वाज अबाउट टू हैव अ बेबी, तो क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मुझे भी लगता था मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम से ट्रिगर कर जाती हैं। सो मुझे ये था, और मैं इतनी वॉक करती थी 5-7 किलोमीटर कि मुझे होता था कि नहीं भी नॉर्मल, लेकिन समहाउ कितनी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थी कि वो नहीं हो सकी। मैंने 36 आवर्स वेट किया। लेकिन सुना मैंने था कि देखो ये जो बाकी औरतें ना जिनके ऑपरेशन हुए थे, ये माएँ थोड़ी होती हैं, इन्होंने कौन सी दर्द सही होती है, लेकिन मैंने उनसे शायद ट्रिपल से भी ज्यादा दर्द सही, क्योंकि मैं और मैं ना सिर्फ मैंने बच्चे भी गुजारा, ऑपरेशन भी गुजारा, उसके बाद नॉर्मल करने के लिए जो दिए जाती चीजें वो कितनी पेनफुल होती है कि आप सोच नहीं सकते। नॉट ओनली दिस, ऑलमोस्ट लॉस्ट माय लाइफ, मैं और बच्चे दोनों, मतलब। लेकिन मेरी जिद ये थी, और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी कॉम्प्लिकेशन, आपको ऑपरेशन करना है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी
ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन वाली माएँ अच्छी थोड़ी होती हैं। क्योंकि और देखिए मैं एक पढ़ी लिखी बंदी, लेकिन मैंने सुनी नहीं ना बातें। और आपको ये हमें समहाउ जितनी भी माएँ हैं, मैं ज़रा चाहती हूँ उस पर ये बात भी करें, हमें समहाउ ये लग रहा होता है कि हम जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बच्चे का मैं इनको एज ए प्रोजेक्ट पाले ताकि हमें लोगों से ना वो अवार्ड वो ट्रॉफी मिल जाए जो कि हमें कभी मिलनी नहीं होती, नहीं मिलनी होती, उसमें हम रह जाते हैं। देखिए उनकी मैं कॉलर की बात को थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट ज़रूर करूँगी। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि हम कभी उस बीवी या उस माँ की सुनते नहीं हैं। आप यकीन करें, बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे पास ऐसी ऐसी ख़वातीन आती है, जब काउंसलिंग सेशन होता है तो वो आधी से ज़्यादा उसी में सही हो जाती है, मैं थेरेपी तक जाती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन में वो आती हैं तो वो खुद आके कहती हैं, क्योंकि और जब उनसे पूछा जाता है तो कहती हैं आज तक हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमें सुना ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बैठ के एक स्माइली फेस रख के सिर्फ उनको रोते हुए टिश्यू दे रही होती हूँ और सिर्फ मैं सुन रही हूँ। और उनको पता है आप उनको जज नहीं कर रही, जज नहीं कर रही, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप मुझसे भी नहीं कहेंगी तो फिर आपका मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बड़े तो आप मुझे अपनी दिल की बात बताएं जो आज तक किसी को नहीं कही ना, वो मुझे बताएं, मैं इसका इलाज भी करूंगी, इसका हल भी। और आप यकीन करें मदिया, आधी से ज़्यादा ख़वातीन जिन्होंने या तो न्यू बेबी डिलीवर किया होता है या थोड़े बच्चे बड़े हो गए या मेनोपॉज की सिचुएशन से गुजर रही हैं, ये वो ख़वातीन होती हैं जिनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, और वो अगेन वही वाली बात के बच्चे पाल दिया, अवार्ड नहीं मिला ना तो वो उस ट्रॉमा में चली गई। मैंने 25 साल 20 साल 30 साल गुजार दिए, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला? अवार्ड में क्या आपको बस एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। मैं अच्छी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हम बच्चा से गिर जाता है, तो मैं अपनी बात में रखूं कि मुझे ये बात सुनती थी मैं कि बच्चे का अगर गिर जाता है तो दिमाग पे चोट पड़ती है, बच्चा जो है वो डैमेज हो सकता है, उसको ब्रेन इंजरीज हो सकती है, उसका जो स्कल है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इस तरह। तो मुझे याद है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरा ऑपरेशन था, बहुत सीरियस था कि मतलब मेरी जान ऑलमोस्ट जा चुकी थी और मेरे पर दुनिया जहाँ के जो एक्सपेरिमेंट हो चुके थे और मैं बहुत तकलीफ़ मैं कहती हूँ कि मुझे जितनी तकलीफ शायद मिलनी है वो एक ही डिलीवरी में मिली है। ये पहली वाली पहली जिमल में मेरी बेटी की मैं वक्त है। तो मुझे याद है अभी कोई 1.5-2 महीने ही हुए थे और आपकी बॉडी पूरी अंदर से एक हीलिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप भी अपने आप को सही से अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं। वो गिरी, बेड से करवट लेते हुए गिरी और उसको बचाने में जो मैं गिरी, मैं उसका पेन आज तक फेस करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था, उनको ये था कि ये मेरी बीवी देख लेगी और उस देखने के चक्कर में जो मैं गिरी वो दर्द मुझे आज तक होता है मदिया। मतलब वो बच्ची तो बड़ी हो गई, वो तो बड़ी हो रही है, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। लेकिन जो मुझे पेन है वो शायद मुझे लगता है कि हर साल उस पेन में इजाफा होता है, क्योंकि डॉक्टर के साथ जब मैं पास गई ने बोला कि ये वो पेन है, क्योंकि आपको अक्सर लोगों को डिलीवरी के वक्त अक्सर ख़वातीन पिटती हैं, उनको मार पिटती है, तो वो जो उनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है वो हील ही नहीं कर पाते हैं। वो चीजें जो आपको कहने का मतलब है यानी कि जो आपका डिलीवरी का जो पार्ट है, जो डिलीवरी के एग्जैक्टली जो हीलिंग प्रोसेस है, आपका जब बच्चा आपने डिलीवर कर दिया, जो 40 दिन का या 2 के दौरान, एग्जैक्टली जब अगर आप उसमें गिरते हैं, आपको चोट लगती है, आपको हेल्दी खाना नहीं मिलता, आपकी इंटरनल आपको हील नहीं किया जाता, आपको ऐसी खुराक नहीं दी जाती, जो कमी आपकी बॉडी में आती है वो किसी भी दवा से एक्सरसाइज से कभी खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं। तो आपकी खत्म हो चुके होते हैं। और जो अगर आपको कोई मारता है आपके, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जो मैंने देखी हैं जिनको कोई मारता है, पीटता है, या वो अपने ससुराली झगड़ों में मस्ती हैं, या उनका कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज़ उनको तकलीफ देती है, वो कुछ भी कर ले वो हील नहीं कर पाती। जैसे उन्होंने बात की ना कि अगर बेचारी चिढ़ रही है, मतलब वो तकलीफ में और वो तकलीफ का इजहार कर रही है और वो आपको जी हजूरी नहीं करी, तो फिर वहाँ पे तो यहाँ पे इस वक्त ये बात आती है कि आपने जो आपके हस्बैंड हैं और आपकी जो साथ सराउंडिंग में लोग हैं उनको उस वक्त क्या है कि एनवायरनमेंट आपको कितना सपोर्ट करे। सीमा हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कराची से सीमा बात कर रही हूँ। सीमा कैसी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हाँ जी, लेकिन बस मुझे ये बात करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेरेंटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने की है, लेकिन मैंने 3 ऐसे केसेस अभी रिसेंट देखे हैं जिसमें सिंगल पेरेंटिंग के बाद लड़कियों ने जो है वो डिवोर्स ली है, और उसका रीजन ये है कि वो बच्चियों की तरबियत में इतनी कमी है कि वो शायद माँ जॉब भी कर रही है और उसके बाद उसकी वो काउंसलिंग नहीं हुई, उस तरीके से उस बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, तीनों बच्चियों में। और उसके बाद वो जब शादियां होकर आई
तो उन्होंने अपने ससुराल में गुधम मचाया और उनको था कि जिससे हमारी शादी हुई है वो तो अब हमारा गुलाम है, क्योंकि हमने किसी पे हुक्म नहीं चलाया, हमारे वालिदैन की हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी या हमें वैसी जिंदगी नहीं मिल सकी शादी से पहले, तो अब ये जिससे मेरी शादी हुई है ये तो मेरा गुलाम है, ये घर वाले गुलाम है, ये सारी ख्वाहिशात मेरी पूरी करेंगे, अब चाहे वो 5 साल की उम्र की ख्वाहिश हो या 25 साल की। तो वो उसमें ये हुआ कि वो ससुराल वालों ने जो है वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की और फिर वो क्लैश बढ़ते गए और उसके बाद मैंने तीनों घरों में ये देखा कि डिवोर्स हो गई और लड़की की तरफ से कोर्ट मतलब ये फाइल डिवोर्स के मुझे खुला चाहिए। तो अब मुझे हैरत ये होती है कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छी तरबियत होनी चाहिए, माँ बहुत अच्छी कहती है, अच्छा जरूरी नहीं है कि डिवोर्स ही हो वालिदैन की। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके वालिद का डेथ हो गई है, उसके बावजूद जो है वो घर वाली जो माँ है वो वैसी तरबियत नहीं कर पाई। डेथ के बाद भी उस बच्ची को ये कहा गया कि तुम्हारा अगर बाप होता तो भी आज ये नहीं होता, मतलब जो मैं जैसी तरबियत कर रही हूँ ना वैसी तरबियत तुम्हारे बाप की मौजूदगी में भी नहीं कर सकती थी, यानी कि वालिद को अगेंस्ट किया गया और फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि उस बच्ची का घर बर्बाद हो गया, वो नहीं निभा पाई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस तरीके से होता है तो या वालिद या वालिदा दोनों में से वो तरबियत कैसे करें, बस ये बता दें, क्योंकि बहुत मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। सही, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं, कहीं में जाएगा।